वेलकम एवरीवन। आज का क्लास हम यहीं पे अपना करेंगे और आपको आवाज़ खैर मेरी सही से आ ही रही होगी। कल हमने जो अपना टॉपिक किया था वो प्रोसेसर तक किया था। हम प्रोसेसर के बारे में बात कर रहे थे, तो वही टॉपिक हम आज कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने आपको बताया था इंटेल और AMD प्रोसेसर्स के बारे में। इंटेल के जो फ़िलहाल की सीरीज़ चल रही है वो i3, i5, i7 और सबसे बेटर जो इंटेल के प्रोसेसर आज के टाइम पर हैं वो i9 में हैं, और सेम AMD का Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 और सबसे बेस्ट Ryzen में Ryzen 9 फ़िलहाल चल रहा है। उसके बाद हमने जनरेशन की बात की थी, तो जनरेशन मैंने बताई थी i3, i5 यानी कि इंटेल्स के जो प्रोसेसर हैं उनकी 2021 में जनरेशन 11 यानी कि 11th जनरेशन चल रही है, और AMD की अगर मैं राइजेंस की बात करूं तो 5th जनरेशन अभी इनका माना जाता है चल रहा है। जनरेशन्स किस तरीके से अफेक्ट डालती हैं मैंने आपको बताया था। i3, i5, i7 किस तरीके से एक दूसरे से अलग है मैंने आपको ये भी बताया था। एक्चुअली इनका जो नंबर है i3, i5, i7 ये बताता है कि ये एक दूसरे से बड़े और बेटर होते चले जाते हैं। वही मैंने कहा था सिर्फ यही जानना काफ़ी नहीं है कि i3, i5 और i7 फिर उससे बड़ा और i9 सबसे बड़ा है। आपको इनकी जनरेशन्स का भी ध्यान रखना है। जनरेशन अगर एक i5 प्रोसेसर की 3rd जनरेशन है और वहीं आप पर एक 7th जनरेशन 9th जनरेशन का i3 है, तो i3 वहाँ पर ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जनरेशन में देखिए आप बहुत ज़्यादा फ़र्क है, कम से कम 6 जनरेशन 6 साल का फ़र्क हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मैंने कल डिस्कस कर ली थी आप लोगों से। आफ्टर क्लास आप और भी चीज़ें जो आपको पूछनी हो बेशक आप पूछ लीजिएगा। तो आज मेनली हम बात करेंगे कोर्स के बारे में। कल हमारा जो टॉपिक है वो कोर का रह गया था। कोर के बारे में मैं आपको नहीं बता पाया था, टाइम हमारा ख़त्म हो गया था और उसी वजह से हमारी क्लास पे लीव हो गई थी। आप लोगों को वो भी नहीं मैं बता पाया, ऑटोमेटिक क्लासेस लीव हो गई। देन मैं अगेन आकर के खैर मैंने बताया था जो बच्चे ऑनलाइन थे कि वो टाइम सेट था, दैट्स वाई आप लोग लीव हो गए। सो खैर आप बात करते हैं कोर्स के बारे में। तो कोर क्या होता है आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा। आप जब भी किसी एक प्रोसेसर का नाम सुनते हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन का प्रोसेसर हो गया या वो चाहे कंप्यूटर लैपटॉप का प्रोसेसर हो गया, तो वहाँ पर आपको कोर्स बताया जाता है कि प्रोसेसर की कोर्स इसमें 4 कोर्स हैं, क्वाड कोर्स हैं, इसमें ऑक्टा कोर्स 8 कोर दिए हुए हैं। तो इस तरह से आपने ज़रूर सुना है। तो ये होता क्या है एक्चुअली कोर, इसका मतलब क्या है कोर का, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा आज। और आई थिंक मैं बड़े सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि कोर होता क्या है एक्चुअली। देखो, CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, आपको पता ही है। अब हमें जो दिमाग है, इंसान की बात कर रहा हूँ, वो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। सेम विद योर CPU, प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ, वो भी पूरे कंप्यूटर को, लैपटॉप को, मोबाइल को फंक्शन कराने में, उसे तेज़ी से चलाने में, एप्लीकेशंस को रन करवाने में मेन काम करता है। यानी कि पूरा कंट्रोल CPU ही आपका, प्रोसेसर ही आपका करता है लैपटॉप को, कंप्यूटर्स को और आपके जो भी मोबाइल वगैरह डिवाइसेस हैं उनको। तो ये तो समझ में आ गया, बट अब ये कोर क्या चीज़ है। आपने बताया कि इंटेल और जो राइजन है उनमें उनमें भी ड्यूल कोर, क्वाड कोर आते हैं, ऑक्टा कोर आते हैं, सेम आपके राइजन्स में भी आते हैं, मोबाइल फ़ोन में भी आते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या हो गया, कोर्स एक्चुअली है क्या चीज़। तो देखो बहुत ही आसान तरीके से मैं बताता हूँ, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कोर का आप सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए उसकी बाहों से, आर्म से। आपका दिमाग तो एक ही है, लेकिन अगर आपके पास 2 भुजाएं हैं, 2 बाहें हैं, 2 आर्म हैं, तो आप एक साथ 2 चीज़ों को उठा सकते हो। मान लीजिए आपने 15 किलो एक हाथ से उठाया और 15 किलो आपने दूसरे हाथ से उठाया। अब मैं कहूँ कि मैंने आपके शरीर में पावर तो बहुत ज़्यादा दे दी, आप में वेट उठाने की कैपेसिटी जो है मैंने 80 किलो दे दिया है, 80 केजी मैंने आपको वेट उठाने की कैपेसिटी दे दी, आप पे इतनी कैपेसिटी है। बट
आप दो हाथ से एक लिमिटेड वेट ही उठा सकते हो। मान लीजिए आपने 15 किलो की एक चीज़ एक हाथ में उठा लिया, 15 किलो की आपने दूसरे हाथ में उठा ली, तो टोटल मिला करके 30 हुई। आपकी कैपेसिटी अभी नहीं भरी है, आप अभी भी और भी वेट उठा सकते हो, आप अभी भी 50 किलो और उठा सकते हो, बट आपके दोनों हाथ तो भर गए ना। तो सेम चीज़ अगर मैं आपको 4 हाथ दे दूँ, आप 15-15 किलो चारों हाथ से उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप में पावर तो इतनी है कि आप ज़्यादा वजन कैरी कर सकते हो, तो आप 60 किलो उठा लोगे। सेम मैं आपको अगर 2 हाथ और दे दूँ तो शायद आप और थोड़ा ज़्यादा उठा करके 90 केजीज तक उठा लें। तो सेम चीज़ विद कोर, प्रोसेसर का जो कोर है उसको आप प्रोसेसर की आर्म मान के चलिए, प्रोसेसर की भुजाएं बाहें मान करके चलिए। जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही उसे काम करने में हेल्प होता है। सो मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। तो जहाँ पर लिखा होता है ड्यूल कोर, समझ लीजिए उस प्रोसेसर के पास 2 हाथ हैं काम करने के लिए। जहाँ पे है क्वाड कोर, 4 कोर जहाँ पर बताया गया है आपको, वहाँ पर 4 हाथ हैं। जहाँ पर ऑक्टा बताया गया है वहाँ पे ऑफ कोर्स 8 हैं। और यहीं पर हमारे बीच में ऐसे ही 6 कोर और 10 कोर भी आ जाते हैं। ठीक है, आप उनको भी हेक्सा एंड डेका कोर्स जो है आप बता सकते हैं। ओके, सो हम आगे बढ़ते हुए आप देखते हैं एक और चीज़ के बारे में प्रोसेसर के। एक आपने सुना होगा नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। यहाँ पर मैंने स्लाइड में तो ऐड नहीं किया उसको, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा और आप शायद कंफ्यूज हो जाएं। बट चलो मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? आपने सुना होगा ये प्रोसेसर 10 नैनोमीटर बेस है, ये 7 नैनोमीटर बेस है। और फिलहाल जो लेटेस्ट प्रोसेसर हैं, जैसे एप्पल का A14 हो गया और हुआवी का किरिन 9000 था आई थिंक, वो हो गया। और इसी के साथ जैसे अभी स्नैपड्रैगन का भी 888 आया है, वो भी आई थिंक 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस है। सो ये अभी हाल ही में 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी भी आ गई है। तो ये नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है क्या चीज़? क्या होता है एक्चुअली ये, कि जितना छोटा है उतना बेटर है आपको बताया जाता है, बट है क्या चीज़? ये किस चीज़ का साइज़ हम बता रहे हैं? तो नैनोमीटर आपको इतना तो पता ही है कि मापने की साइज़ होती है, मेज़रमेंट, जो साइज़ को हम मापते हैं, मेज़र करते हैं, उसके लिए एक यूनिट होती है। सबसे छोटी यूनिट आप कह सकते हैं होती है, सबसे छोटी यूनिट्स में से है। कितनी छोटी? मैं कंपैरिजन आपको बताता हूँ। आपका जो एक बाल है, आपके सर में जो एक बाल है, वो लगभग कोई 1,00,000 नैनोमीटर्स का होता है, आप ये मान लीजिए। और प्रोसेसर की मैं बात कर रहा हूँ, आजकल 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के भी प्रोसेसर्स आ गए हैं। तो आप समझ रहे हो, 1,00,000 नैनोमीटर का बाल है और 5 नैनोमीटर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्रोसेसर टेक्नोलॉजी की। तो यानी कि कितनी छोटी होगी, माइक्रोस्कोपिक लेवल की टेक्नोलॉजी है ये। तो ये अब टेक्नोलॉजी तो हमने देख ली कितनी छोटी है, ये साइज़ है, लेकिन साइज़ है किस चीज़ का? क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, कितने नैनोमीटर का लगा हुआ है? तो ये होता है बेटा ट्रांजिस्टर साइज। एक्चुअली फैब्रिकेशन साइज होता है यहाँ पर ये, बट डोंट बी कंफ्यूज, आप सीधा सीधा समझिए कि ये ट्रांजिस्टर का साइज़ है। मैंने आपको जिसने पहली क्लास मेरी लगाई थी बताया था कि जब से ट्रांजिस्टर्स कंप्यूटर की दुनिया में आया, वो एक एवोल्यूशन लेकर के आए थे। ट्रांजिस्टर्स का साइज छोटा करते गए, कंप्यूटर फास्ट होता गया, बिजली कम खाता गया और कंप्यूटर फास्ट बनता गया। सेम चीज़ मैंने आपको बताया था विद माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में हज़ारों से शुरुआत हुई थी। प्रोसेसर्स में हज़ारों ट्रांजिस्टर्स यानी कि एलिमेंट्स लगाए जाते थे, उनसे शुरुआत हुई थी। फिर ये बढ़ कर के कोई लाख पे पहुंची, फिर 10 लाख पे पहुंची और अब करोड़ों पे ये है। कितने करोड़ों पर मैं वो भी आपको भी बताऊंगा कि 5 नैनोमीटर का जो प्रोसेसर उसमें कितने लाख यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स होते हैं। सो अब जो हमारी ये टेक्नोलॉजी है नैनोमीटर, मैंने आपको बताया ट्रांजिस्टर साइज़ है। ट्रांजिस्टर क्या होता है? ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस कह सकते हो आप, होती है, चिप होती है। आपने बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ट्रांजिस्टर्स के नाम सुने होंगे। आपके कंप्यूटर में रैम,
आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर, आपके कंप्यूटर में मदरबोर्ड में बहुत सारी जगहों पे ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता है, बट मेनली हम इसका जो यूज़ है, सबसे ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स का जो यूज़ है वो प्रोसेसर के अंदर करते हैं। तो प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर क्या करता है, ट्रांजिस्टर सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, ठीक है। ये सिस्टम में सिग्नल्स को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को यानी कि एम्पलीफाई करता है। तो जितना एम्पलीफाई करेगा यानी कि उतने अच्छे से काम होगा, उतनी तेज़ी से काम होगा। सो जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे उतना फास्ट आपका कंप्यूटर, उतना फास्ट आपका प्रोसेसर हो जाएगा। तो अगर प्रोसेसर का साइज़ बढ़ाते रहें तो कंप्यूटर का साइज़ भी बढ़ जाएगा, लैपटॉप का साइज़ भी बढ़ जाएगा, जो कि फिर वही बात हो जाएगी कि पहले ज़माने में हमारे पास बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, आज तो हम छोटे छोटे लेते जा रहे हैं। अब फिर से बढ़ाने चालू कर दें तो कहाँ, लोग उनको पसंद ही नहीं करेंगे। हम तो कॉम्पैक्ट की ओर बढ़ रहे हैं और ज़्यादा छोटे कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी लोगों ने ईजाद की वो ये थी कि प्रोसेसर का साइज़ तो हम नहीं बढ़ाते, प्रोसेसर का साइज़ सेम रखेंगे छोटा, बल्कि उसको और छोटा कर देंगे मोबाइल में जैसे होता है, बट उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स लगे हैं उनको छोटा करते जा रहे हैं। तो ये जो छोटे ट्रांजिस्टर होते गए, शुरुआत में 1978 77 से शुरू हो गए थे, इवन उससे भी पहले 70 के आसपास की बात। तो तब कोई मेरे हिसाब से जो प्रोसेसर का साइज़ हुआ करता था वो काफ़ी बड़ा साइज़ था। फिर माइक्रो प्रोसेसर जब से चालू हुए तब एक ट्रांजिस्टर का जो साइज़ था कोई वो 1000 या कोई 100 माइक्रोमीटर के आसपास हुआ करता था, ठीक है। बट अब कितना ज़्यादा छोटा हो गया मैंने आपको बताया, 5 नैनोमीटर का फ़िलहाल चल रहा है, यानी कितना छोटा कि हम माइक्रोस्कोप से भी बहुत ही मुश्किल से उसको देख पाएंगे, बड़ी बड़ी माइक्रोस्कोप में उसको देख पाएंगे, छोटी माइक्रोस्कोप में देख भी नहीं सकते। सो ये चीज़ है नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। इसका सीधा सीधा सा मतलब था कि छोटे प्रोसेसर में ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स लगाना जिससे वो ज़्यादा बेटर हो, ज़्यादा बेटर स्पीड लाए, कम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करे और आपको बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराए। तो फिलहाल ये टेक्नोलॉजी है जो हम यूज़ कर रहे हैं। प्रोसेसर का साइज छोटा नहीं बढ़ाएंगे नहीं, झुका तो रखेंगे, ट्रांजिस्टर का साइज छोटा कर देंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है। ये जितना छोटा होता जाएगा उतने ज़्यादा आपका कंप्यूटर फास्ट होता जाएगा, ये माना जाता है, ठीक है। मूरेज लॉ के हिसाब से कि हर 2 साल में जो ट्रांजिस्टर का साइज़ है वो लगभग डबल हो जाना है। मीनिंग डेंसिटी की बात कर रहा हूँ कि एक प्रोसेसर में जितने ट्रांजिस्टर लगे हैं हर 2 साल में वो डबल हो जाएंगे। मीनिंग कि अगर आज के टाइम में किसी प्रोसेसर में 7-8 बिलियन ट्रांजिस्टर्स लगे हैं तो 2 साल के बाद वो लगभग 15-16 बिलियन पर पहुंच जाएंगे। और ये बिल्कुल सच है, मूरे लॉज के अनुसार ही ऐसे ही कंप्यूटर में बढ़ोतरी हो रही है। प्रोसेसर्स हर साल अपने ट्रांजिस्टर डेंसिटी को बढ़ा देते हैं और हर 2 साल में लगभग उसको डबल कर देते हैं। तो मैंने आई थिंक आपको प्रोसेसर के बारे में बता दिया काफ़ी सारी चीज़ें, क्या आपके कोर्स होते हैं, क्या जनरेशन्स हैं कंप्यूटर्स के लिए, इंटेल AMD कौन सा बेटर है और क्या नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं मोबाइल प्रोसेसर्स की। सो मोबाइल प्रोसेसर्स के बहुत सारे नाम हैं, बहुत से प्रोसेसर्स हैं मोबाइल के, बहुत से तो आपने पढ़े ही होंगे। तो मैंने मेन 4 यहाँ पर प्रोसेसर लिए हैं, जिसमें A14 बायोनिक एप्पल के फ़ोन में आने वाला, आईपैड में आने वाला प्रोसेसर है। नंबर 2 स्नैपड्रैगन 888 और नंबर 3 एक्जिनोस 2100 2100 जो सैमसंग के फ़ोन में है, और क्रीन 9000, जी मैं इसके बारे में बात कर रहा, क्रीन 9000 ये हुआवी के फ़ोन में आता है। सो ये प्रोसेसर्स हैं जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इन प्रोसेसर्स भी फ़िलहाल सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर्स हैं आपके मोबाइल फ़ोन की। अगर मैं बात करता हूँ मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री की बात करता हूँ, सबसे महंगे और सबसे बड़े प्रोसेसर्स हैं फ़िलहाल ये मोबाइल की इंडस्ट्रीज़ की बात अगर मैं करता हूँ। तो उनमें सबसे बेटर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्पल का A14 बायोनिक है। अभी मैं थोड़ी देर पहले बात भी कर रहा था, ये 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बना है, 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बना हुआ है। और इसमें जो बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स का साइज़ है
एप्पल बताता है अपने प्रोसेसर के अंदर कितने हमने ट्रांजिस्टर्स लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपके ट्रांजिस्टर्स का साइज़ जो इसने मेंशन किया था वो कोई इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सो यहाँ पे इसका साइज़ कोई 11 मिलियन या 12 मिलियन के आसपास था। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा एक प्रोसेसर, एक छोटे से प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर्स लगाए हैं। आई एम सॉरी, मैंने शायद मिलियन कहा, 11-12 बिलियन। ओके, 11-12 बिलियन यहाँ पर इसके अंदर हैं। नेक्स्ट स्नैपड्रैगन 888, ये भी एंड्रॉयड फ़ोन में जो आपके वन प्लस फ़ोन हो गए या कुछ सैमसंग के बड़े फ़ोन हो गए, और अब तो खैर बहुत सी आपकी कंपनी है, रेडमी भी कुछ हैं ऐसी कंपनी, रियलमी भी जो अपने कुछ फ़ोनों में ला रही हैं। बट मेनली जो एंड्रॉयड फ़ोन में सबसे फ़िलहाल का सबसे धांसू प्रोसेसर है, सबसे बड़ा प्रोसेसर है, वो स्नैपड्रैगन 888 है। ठीक है, वो एप्पल से थोड़ा सा कमज़ोर है, एप्पल के A14 बायोनिक से, बट काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी फास्ट है। सेम फिर सैमसंग का खुद का प्रोसेसर है अपना, जो 3rd नंबर पर है। उसके बाद हुआवी, जो ऑनर्स के फ़ोन है, हुआवी के फ़ोन से आपको पता है उनके लिए है, उसमें वो भी थोड़ा सा इनसे नीचे है। तो ये चारों फ़िलहाल जो हैं काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर हैं आज के टाइम पर। इनमें GPU भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो ये जो प्रोसेसर आपको मैंने यहाँ पर बताए, ये फ़िलहाल सबसे बेस्ट प्रोसेसर है मोबाइल की इंडस्ट्रीज़ में। बट एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, आपको बच्चे इतने सारे प्रोसेसर्स की ना, इतने हैवी प्रोसेसर्स की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक हो गया कि आप लोगों को ना फंसाया जाता है ये कह कर कि ये इतना ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा, ये और बेटर परफॉर्मेंस देगा। आपको एक्चुअली इतनी एक बीस्ट मशीन की ज़रूरत क्या है, बीस्ट मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत क्या, आपको क्या करना है उससे? आपका जो मेन काम है, ज़्यादा प्रोसेसिंग वाला काम है, वो तो आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे करते हो। सिर्फ गेम खेलने के लिए आप इतना महंगे फ़ोन्स के ऊपर जाओ, तो मुझे तो नहीं समझ में आता। हाँ, आपके पास अगर बहुत सा पैसा है सो बेशक कोई दिक्कत नहीं है, आप खरीद सकते हो। बट हाँ, जिद करके एक महंगा फ़ोन लेना या ज़बरदस्ती का अपने पेरेंट्स को बोल करके एक महंगा फ़ोन लेना, वो मैं नहीं मानता हूँ आपके लिए सही है। आप एक नॉर्मल सा फ़ोन लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार के बीच में ले लीजिए। बहुत से वैराइटीज़ हैं, 15-20 हज़ार के बीच में बहुत वैराइटी है, उनमें लगभग सारे गेम्स चल जाएंगे आपके। तो वो फ़ोन आप रखिए। ये तो बेटा हर साल नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, हर साल, बल्कि मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, हर 6 महीने में प्रोसेसर्स को अपग्रेड कर रहे हैं। तो फिर आप वो लोगे 50-60 हज़ार रुपये, फिर दोबारा से फूकिए, फिर 70-80 हज़ार रुपये फूकिए, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। आपको इतने हैवी प्रोसेसर्स की ज़रूरत नहीं है। आज से 4 साल पहला जो प्रोसेसर था स्नैपड्रैगन का टॉप का, आज से 2 साल पहले का जो प्रोसेसर था स्नैपड्रैगन का 855, या उससे 3 साल पहले 845, यार वो भी पबजी को बड़ा ज़बरदस्त चला देता है। इवन अगर मैं एप्पल की बात करूँ तो आज से जो 4-4, 5-5 साल पुराने iPhone 7 है, iPhone 8 हैं, वो भी पबजी को बड़े आसानी से चला देते हैं। आपको इतनी बीस्ट मशीन, इतनी हैवी प्रोसेसर्स की ज़रूरत ही नहीं है। आप देख सकते हैं इवन एप्पल के अभी भी A14 बायोनिक चिप पे सिर्फ 6 कोर दिए हुए हैं, वहाँ पर बाकी सब में 8 कोर्स हैं, और तब भी इनमें सबसे बेटर है। सो आपको प्रोसेसर ज़्यादा बढ़िया चाहिए, सबसे महंगा चाहिए, स्नैपड्रैगन 888 ही चाहिए, एक्जिनोस 2100 ही चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से थोड़ा कंट्रोल करके लें। इतनी ज़्यादा आपको फ़ोन में पावर की मेरे हिसाब से तो ज़रूरत नहीं है। आप उसमें कोई बहुत बड़ी वीडियो एडिटिंग नहीं करने वाले हैं, आप उसमें कोई ग्राफिकल सॉफ्टवेयर्स यूज़ नहीं करने वाले हैं। सिर्फ गेम के लिए इतना महंगे प्रोसेसर्स लेना, इतने महंगे फ़ोन्स लेना अच्छा नहीं है। आप एक कंसोल ले लें, आप एक PC ले लें, इतने का लैपटॉप ले लें, आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। उसमें आप गेम्स भी खेलिए, अपने काम भी बाकी करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रैम टाइप्स के बारे में। तो रैम टाइप्स देखिए, हमारे पास जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत में रैम आया करती थी, फिर डी रैम, फिर SD रैम, इस तरह से रैम का एवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ। और आजकल के टाइम में, या मैं कहूँ तो कोई लगभग 15-20 साल पहले की बात मान लीजिए, कोई 2000 से ही हमारे पास SD रैम्स आने लग गई थी, जो DDR बेस्ड थी, DDR रैम जिनको कहा करते थे। तो DDR रैम क्या थी? डबल डेटा रेट, DDR। ठीक है, डबल डेटा रेट जो रैम्स थी हमारे पास, उनको DDR रैम बोलते हैं।
डबल डेटा रेट का क्या मतलब था, इससे पहले जो रैम आया करती थी उनमें 1 सेकेंड में मान लीजिए एक साइकिल एक ऑपरेशन हुआ करता था। लेकिन जो डबल डेटा रेट यहाँ पर टेक्नोलॉजी बनाई थी रैम की, उसमें एक साथ डबल ऑपरेशंस कर सकती थी रैम। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, बस आप सीधा सीधा ये समझिए कि DDR रैम में जो फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई जाती है, DDR रैम उससे डबल डेटा एक साथ ऑपरेट कर सकती है, उसको ट्रांसफ़र कर सकती है। तो DDR रैम किस तरह से आ रही हैं आजकल और DDR रैम कौन कौन सी आई हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बता दिया डबल डेटा रेट DDR का फुल फॉर्म है, और आज के टाइम पे आपका चाहे फ़ोन हो चाहे आपका लैपटॉप हो, DDR चल रही है। यहाँ पे मैंने DDR4 तक रखा है, बट एक्चुअली DDR5 भी लॉन्च हो चुका है अभी लास्ट ईयर ही। DDR5 भी अब आना स्टार्ट हो गया है। सो ये हमारे पास कुछ रैम के टाइप्स हैं, हम इनको देखते हैं तो ये एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर देखो जी, HD रैम हमारे पास 1993 में हो गई थी रिलीज़, बट पब्लिकली थोड़ा सा लेट ये आना स्टार्ट हुआ। जो इसका वोल्टेज था, इसको चाहिए होता था कोई 3.3 वोल्टेज इसको चाहिए होता था, और इसका जो हाईएस्ट जो इसका मैक्सिमम जो इसका क्लॉक जो रेट था यानी कि मेगाहर्ट्ज़ था, स्पीड इसकी कह लीजिए, वो 133 मेगाहर्ट्ज़ थी। जैसे मैंने आपको कहा कि जो SD रैम्स हैं, DDR रैम्स हैं, वो लगभग डबल डेटा रेट ट्रांसफ़र कर सकती थी अपनी हर्ट्ज़ से, यानी कि जो साइकिल है उसमें एक साथ दो प्रोसेस को यहाँ पर कंप्लीट किया जा सकता है। अब जैसे कि हम नीचे वाले की बात करता हूँ, उसमें आपको एग्जांपल समझाता हूँ। DDR1 SD रैम 2000 में लॉन्च हुई। इसमें दो वोल्टेज यहाँ पर सपोर्ट करती थी, 2.6 2.5 वोल्टेज आया करती थी, ठीक है। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र, ये दो ऑपरेशंस एक साथ यहाँ पर झेल सकती है, ठीक है। यहाँ पर चेक करो, 100 से 200 मेगाहर्ट्ज़ की इसकी फ्रिक्वेंसी थी, बट वहीं डबल, तुरंत से डबल रेट ट्रांसफ़र रेट इसका था, समझ गए। ये है यहाँ पर डबल रेट इसका, ओके। नेक्स्ट बढ़ता हूँ DDR2 की ओर। यहाँ पर वोल्टेज घट गई, स्पीड बढ़ गई, और सेम इधर डबल होते ही जाना है। DDR3 में भी सेम ऐसे ही हुआ, थोड़ा वोल्टेज घट गया, डबल रेट हो गया, इधर पहुंचकर DDR4 जो आजकल के समय में आपको बहुत सी डिवाइसेस में मिलता है। DDR4 एक्चुअली 2014 से लॉन्च हो गया था, और आज भी बहुत सी डिवाइसेस में आ रहा है, क्योंकि इसमें डिसेंट परफॉर्मेंस, एक बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। आपको देख ही सकते हो यहाँ पर 1600 मेगाहर्ट्ज़ तक की इस रैम की फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें जो ये डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है कोई 3200 तक कर सकता है मैक्सिमम, ठीक है। सो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है इस रैम की फ्रीक्वेंसीज़ और कैसे ये डेटा को ट्रांसफ़र करती है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी ऑफ कोर्स रैम उतना ही बेटर, उतना फास्ट काम करेगी। अब DDR5 की हम बात कर लेते हैं। तो देखो DDR5 वैसे तो 2017 है उसमें अनाउंस की गई थी, और रिलीज़ इसका कोई 2018 में होना भी था, बट एक्चुअली जो यहाँ पर लोगों के लिए पब्लिकली अवेलेबल हुई वो यहाँ पर रिलीज़ के 2 साल बाद आप कह लीजिए बढ़ाया गया, 2020 में हमारे पास आई, ठीक है। सो मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे पास DDR5 2020 से आनी शुरू हो गई थी। जो डेटा रेट है इसका वो कोई 1.6 से 3.2 गीगाहर्ट्ज़ तक यहाँ पर इसका रेट है, ठीक है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसकी स्पीड हो गई है, वोल्टेज भी कम हो गई है, और मैक्स डेंसिटी जो है इसकी, यानी कि कितनी मैक्सिमम रैम इसमें अवेलेबल हो सकती है, डेंसिटी जो है इसकी वर्चुअल रैम कितना बन सकता है, वही 64 GB तक इसका रैम होएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर इसकी मैं मेगा ट्रांसफ़र पर सेकंड की बात करूँ, यानी कि वही MT पर सेकंड आप इधर देख सकते हैं, तो वो इसका डबल कह लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर 1600 मेगाहर्ट्ज़ से 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक जा रही है, यानी कि 1.6 से 3.2 गीगाहर्ट्ज़ तक। तो वही इसका डबल कर लीजिए, यानी कि जो उसका ट्रांसफ़र रेट है, मेगा ट्रांसफ़र पर सेकंड जो रेट है वो कोई
3200 से लेकर के 6400 तक होगा। तो आज के टाइम पे रैम जो DDR5 की है वो फास्टेस्ट रैम है, ठीक है, सबसे फास्ट रैम है अभी के टाइम पे। इतनी फास्ट रैम आपको बहुत से काम बहुत जल्दी फास्ट करके दे सकती है। बट वही जैसे मैंने कहा अभी लास्ट ईयर ये आई है, तो ऑफकोर्स बहुत से लैपटॉप्स कंप्यूटर्स में आ रही है, बट इवन अभी भी बहुत से लैपटॉप्स कंप्यूटर्स में आपको DDR4 ही मिलता है। तो डोंट वरी, DDR4 क्वाइट इनफ, DDR5 और बेटर है, फ्यूचर प्रूफ है थोड़ा। तो आप अपने बजट के अनुसार जा सकते हो। DDR5 ऑफकोर्स महंगी होंगी, DDR4 कंपेरेटिवली सस्ती होंगी। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं स्टोरेज टाइप पर। तो स्टोरेज टाइप हमारे पास देखो कंप्यूटर में जो आजकल हम यूज़ करते हैं 2 ही टाइप की स्टोरेज हमारे पास आती है। मैं ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाऊँगा। हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो है, आप नीचे यहाँ पर अगर देखेंगे ये फ़ोटो है हार्ड डिस्क ड्राइव का और ये है SSD का। तो हार्ड डिस्क ड्राइव से काफ़ी छोटी होती है SSD, और इसमें एक्चुअली एक डिस्क होती है हार्ड डिस्क ड्राइव में, इसके नाम से भी आपको पता लग जाता। और इसमें इस तरह का कुछ नहीं होता, इसमें वही यहाँ पर छोटे छोटे से आप चिप देख सकते हैं लगे हुए हैं, सर्किट्स लगे हुए हैं, और ये एक पूरा एक बोर्ड होता है, यहाँ पर एक प्लेट होती है, उसके अंदर ये छोटे छोटे यहाँ पर चिप्स लगाए हैं। तो सॉलिड है, दैट्स वाई इसका नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव रखा हुआ है। और ये ज़्यादा ड्यूरेबल भी होती है, गिरने के बाद टूटती फूटती नहीं, ये थोड़ी भारी भी है और ड्यूरेबिलिटी कम होती है। गिर गई तो ये डिस्क ख़राब होने के चांसेस होते हैं, वैसे भी ये ख़राब बहुत जल्दी हो जाती हैं। अगर आपने नॉर्मली भी कुछ किया तो हार्ड डिस्क लगभग 5-10 सालों में कई बार ऐसे भी ख़राब हो जाती हैं बिना गिरे भी। लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव की लाइफ बहुत ज़्यादा है और काफ़ी हल्की भी होती है। वहीं दूसरी जो इसकी मेन और अच्छी बात है इसकी स्पीड। इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा, इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। आप इसकी जब स्पीड दोनों का आपस में करोगे कंपेयर तो आपको पता लग जाएगा। एक जनरली मैं बात आपको बता देता हूँ, लाइक आप जो एक्सटर्नल मान लीजिए SSD यूज़ करते हो, तो जो नॉर्मली SSDs हैं, अगर आप उसमें कुछ कॉपी कर रहे हो तो आपको बड़े आराम से 500 से 600 MB/सेकंड का स्पीड देती हैं ट्रांसफ़र। और ये बढ़ कर के आप इसको 1000 पर भी ले जा सकते हो, जो आजकल के टाइम पे NVMe2 SSDs आ रही हैं उनके अंदर। तो सीधी सीधी क्लियर बात, SSD फास्ट होती है, ड्यूरेबल होती है। हार्ड डिस्क फास्ट नहीं है इतनी, और बल्कि भी होती है और इतनी ड्यूरेबल भी नहीं। आप नीचे पढ़ भी सकते हो, शॉक रेसिस्टेंस, ये कोई इतने ग्राम जो 2 सेकेंड्स हैं उसके हिसाब से, मिली सेकेंड्स हैं उसके हिसाब से, ये प्रेशर को शॉक रेसिस्टेंट हो सकती है, इतना शॉक झेल सकती है। वहीं सेम आप इसको भी देख सकते हो, उससे काफ़ी ज़्यादा है। इसको आप नीचे कह देंगे ये टूटेगी नहीं जल्दी से। ओके, सो मैंने आपको समझा दिया HDD और SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव किस तरीके से एक दूसरे से अलग होती हैं। ये फास्ट है तो महंगी है, ये स्लो है, बड़ी है, पुरानी भी है, तो ये थोड़ी सी आपको इसके कंपेयर में सस्ती मिलेगी, और SSD आपको महंगी पड़ती है। आप कोई अच्छा लैपटॉप लेते हो आज के टाइम में तो वो विद SSD आते हैं, और जो गेमिंग लैपटॉप वगैरह होते हैं वो SSD और HDD हार्ड डिस्क ड्राइव दोनों के साथ में आते हैं। तो SSD बेटर रहेगा आपके लिए अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है और आपको बहुत ज़्यादा हार्ड डिस्क स्पेस नहीं चाहिए, तो आप SSD ले लीजिए। अब तो फिर भी बहुत सस्ती हो गई हैं, 2,500-3 हज़ार से आपको मेरे हिसाब से कोई 128 GB की SSD मिल जाएगी सैमसंग में, आप वो ख़रीद लीजिए और आपका कंप्यूटर काफ़ी फास्ट काम करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम SSD के अंदर बहुत ज़बरदस्त चलता है, आपकी स्पीड ओवरऑल कंप्यूटर की बढ़ जाती है। तो इसके ऊपर आपके कंप्यूटर की स्पीड भी डिपेंड करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बैटरी बैकअप पर। अगर लैपटॉप है तो आपको पता ही है, अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं, मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं, तो बैटरी बैकअप भी अच्छा होना चाहिए। तो वैसे तो हर एक लैपटॉप और जो आप मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं, कंपनी अपना बैटरी बैकअप अच्छा बताती ही हैं, बट आप ये थोड़ा सा उसका
चेक कर सकते हैं कि कितना mAh का बैटरी उसमें दिया हुआ है। जितना mAh होगा आप उससे थोड़ा अंदाज़ा लगा करके चल सकते हो कि वो उतना बेटर चलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई बार कुछ कंपनी इस चीज़ को गलत रिप्रेजेंट भी करती हैं। सो अगर बढ़िया प्रोसेसर है और एक अच्छा mAh आपकी बैटरी का मिली एम्पियर मिला हुआ है, सो वो ऑफकोर्स बेटर ही चलता है। सो बैटरी बैकअप भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। इस विषय में आप ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाओगे क्योंकि आजकल फिक्स बैटरीज आती है, आप निकाल करके नहीं देख सकते हो। बट हाँ, आप एक अच्छे डिसेंट बैटरी बैकअप लेने के लिए ऑफकोर्स लेने से पहले उसका मिली एम्पियर चेक कर लीजिएगा कितने mAh की बैटरी है। जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही आपको एक बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। ओके, अब बात करता हूँ पोर्ट्स की एंड यूएसबीज़ की। तो पोर्ट्स एंड यूएसबीज़ भी होते हैं आपके लैपटॉप्स कंप्यूटर्स में बहुत सारे। आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरे पास लैपटॉप जो यहाँ पर देख रहे हो आप, इसमें लैपटॉप में इधर आप लैन केबल लगा सकते हो, यहाँ पर वीजे केबल लगा सकते हो, HDMI USB 1.2 तो USB पोर्ट्स हैं, मेमोरी कार्ड यहाँ पर लगाया जा सकता है, हेडफोन एंड माइक। सो ये आपके कंप्यूटर में भी सारे के सारे पोर्ट होते हैं। ये पोर्ट सारे अच्छे होने चाहिए। आप इनमें वन बाय वन एक एक चीज़ अटैच करके देख सकते हो। कई बार ये कंपनी में थोड़े लूज़ होते हैं, तो आप हमेशा इस चीज़ देखिए, थोड़े ना ये जो बढ़िया और हैवी होते हैं, आप उन्हें अगर डिवाइस लगा करके उनमें चेक करेंगे तो आप उनको बड़े आसानी से देख पाएंगे कि वो लूज़ हैं या काफ़ी टाइट हो रहे हैं। सो इनकी आपको क्वालिटी ज़रूर चेक करनी है। ओके, और एक कंप्यूटर में मेन जो होते हैं पोर्ट्स, मैंने आपको बता दिया। लैन पोर्ट, ये इंटरनेट चलाने के लिए, मॉडेम से जो केबल आती है इथरनेट केबल, वो लगाने के लिए होता है। वीजे, ये डिस्प्ले दिखाने के लिए, मॉनिटर्स को चलाने के लिए होता है। आजकल ये आना लगभग बंद हो गया है। CPUs में आपको मिल जाएगा, बट लैपटॉप्स में तो बंद हो चुका है। HDMI आपको मिल जाएगी आजकल के लगभग सभी लैपटॉप्स में, कुछ में नहीं देते अब, ये भी बंद कर दिया है। और लेकिन हाँ, ये आपको CPU में तो मिलेगा क्योंकि CPU में तो मॉनिटर लगाना नेसेसरी है। तो CPU में आपको HDMI तो कंपल्सरी आजकल मिलेगा ही मिलेगा जो नए CPU हैं। तो ये आपको ज़रूर चेक कर लेना है। अगर आपको एक टीवी या मॉनिटर अपनी कंप्यूटर से अटैच करके चलाना है, लैपटॉप से चलाना है, तो उसमें भाई HDMI ज़रूर होना चाहिए। VGA होना हो चलता है क्योंकि VGA पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हो गई। HDMI आजकल के लगभग जितने सारे LED LCD आते हैं सब सपोर्ट कर रहे हैं। नंबर नेक्स्ट, USB पोर्ट्स जितने हों आपके कंप्यूटर्स में उतना बेटर है, बट एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए। ठीक है, 2-3 तो होने ही चाहिए कम से कम। मेमोरी कार्ड रीडर होना हो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, आजकल हम मेमोरी कार्ड कुछ खास यूज़ करते नहीं हैं, बट हो सो बेटर है, आप इसमें अपने मेमोरी कार्ड को यूज़ कर सकते हो। हेडफोन के लिए आपके लैपटॉप कंप्यूटर में आपको 2 अलग अलग जैक मिल ही जाएंगे, माइक का और हेडफोन का। लैपटॉप्स में आजकल एक ही आता है, उसमें आप हेडफोन यानी कि अपना ईयरफोन जो है यूज़ कर सकते हैं। ईयरफोन में माइक एंड जो आपका स्पीकर्स है यानी कि हेडफोन है वो दोनों ही होते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी कंप्यूटर में आज भी हेडफोन एंड माइक अलग अलग ही आते हैं। तो ये हो गया कुछ ज़रूरी पोर्ट्स। यहाँ पे मैंने आपको USB के बारे में भी समझाया है। आपकी USB के जो पोर्ट्स होते हैं अलग अलग आते हैं, जैसे टाइप A, C, B। आपका जो मोबाइल फ़ोन है आपने देखा होगा, एंड्रॉयड जो मोबाइल फ़ोन में, उनमें आपको टाइप B, माइक्रो B जिसको बोलते हैं, और टाइप C आजकल मिलता है। ओके, A क्या होता है? A उसका दूसरा सिरा होता है, जो आपने देखा है ना बड़ा सा USB से जो दूसरी साइड आपके अडेप्टर में लगता है, वो सिरे को USB 1 या USB A टाइप बोल देते हैं। ठीक है, तो वो सिरा USB A टाइप हो गया। और जो आजकल चल रहा है वो ऐसे USB टाइप C चल रहा है। आप जितने भी नए फ़ोन हैं, मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन, उनमें C आता है, लैपटॉप्स में भी आता है, और जो नए CPUs हैं उनमें भी एक खैर दिया होता है। इसमें अच्छी बात यह है कि रिवर्सेबल है, दोनों साइड से लग सकता है, ज़्यादा अच्छा है, ड्यूरेबल है, और स्पीड आपको काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कराता है। और ये मल्टीपल चीज़ों को सपोर्ट करता है, लाइक ये यहीं से ही आपका चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा, या आपका डेटा ट्रांसफ़र भी सपोर्ट करेगा, तो मल्टीपल सपोर्ट्स आप इसमें दे सकते हैं। टाइप B आपको पता ही होगा, आपने ज़रूर यूज़ किया होगा, जो एंड्रॉयड फ़ोन में अब से 3-4 साल पहले ज़्यादा करके आया करता था, तो ये वो है माइक्रो B।
इसमें कंपैरेटिवली सी से ये इतना ड्यूरेबल नहीं होता था, आपको पता है ख़राब हो जाता था, खासकर इसका डेटा ट्रांसफ़र जो रेट है वो घट जाता था समय के साथ। इसमें बहुत सी अंदर पिंस होती थी, वो अगर टूट जाती थी तो डेटा ट्रांसफ़र रेट घट जाता था आपके केबल का। आपके मोबाइल फ़ोन में भी ये प्रॉब्लम रहती थी, और ये दोनों टाइप से दोनों तरीके से नहीं लग सकता, दोनों साइड से नहीं लग सकता था, इसमें ये भी चीज़ थी। यही बात करता हूँ अगर मैं आपकी यूएसबीज़ की, USB 2.0, USB 3.0 और USB 3.2 जो चल रही है आजकल, ये किस तरीके से होती हैं। तो देखो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, इनको आप किस तरीके से पहचान सकते हो। जो USB 1 तो खैर आता ही नहीं है, ये तो मान लीजिए पीछे ही है। तो जो USB 3 है ना आजकल जो आती है, वो इधर से ना ब्लू होती है, यहाँ पर आपको ब्लू दिखेगी। अगर ब्लू है तो USB 3 है। USB 3 होने का क्या फ़ायदा है, वही स्पीड थोड़ी अच्छी है। अगर USB 3.2 है जो लेटेस्ट है, उसमें रेड होता है अंदर से, ओके, तो उसमें अंदर से रेड आपको मिलेगा और इसमें आपको मिलेगा ब्लू। तो इस चीज़ से आप पहचान सकते हैं कि कौन सी USB इसमें दी हुई है, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई। बात करता हूँ अब बिल्ड क्वालिटी की, तो ओवरऑल आपके कंप्यूटर की बिल्ड कैसी है, लैपटॉप की बिल्ड कैसी है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और आपको ये चीज़ पे ध्यान देना भी चाहिए, ठीक है। आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि आपका कंप्यूटर जो लैपटॉप है वो किस बॉडी का बना हुआ है, प्लास्टिक है या मेटल है, आपका उसका वेट कितना दिया हुआ है। जितना कम वेट होगा मेरे हिसाब से उतना बेटर है, क्योंकि आप उसे जल्दी से इधर उधर उठा सकते हो और यूज़ कर सकते हो। बाकी उसके आपको डिस्प्ले देखनी है, जो बंद करना ऑन करना उसे देखना कि वो ज़्यादा हिलता तो नहीं है, उसमें जो बॉडी से अटैच है उसका डिस्प्ले, वो एक बड़े जॉइंट के साथ अटैच होने चाहिए। जैसे पहले तो छोटे छोटे जॉइंट्स आया करते थे, वो नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा कीबोर्ड आपको चेक करना है, भाई कीबोर्ड की क्वालिटी अच्छी हो, कीबोर्ड में बैकलाइट है या नहीं है। अगर आपको रात में काम करना पड़ता है कीबोर्ड्स पे तो बैकलाइट होनी चाहिए कीबोर्ड्स में। ट्रैक पैड अगर लैपटॉप में है तो ट्रैक पैड, या जिसको आप टच पैड बोल देते हैं, वो देखना, वो जितनी बड़ी होगी उतना अच्छा होगा, कितनी रिस्पॉन्सिव है उतना बढ़िया होगा। वहीं अगर मोबाइल फ़ोन्स की मैं बात करूँ तो आप वही उसमें टच वगैरह अपना चेक कर सकते हो, किस तरह की बॉडी बनी हुई है, मेटल की, ग्लास की, या फिर ऑफ कोर्स आपके प्लास्टिक्स के ज़्यादा आते हैं। तो यह सब चीज़ें आपको चेक करना है। ओवरऑल जितना हैवी बिल्ड होगा उतना ही आपका ज़बरदस्त डिवाइस रहेगा। हाँ, जितना भारी होता है आप एक तरीके से कह सकते हो वो उतना ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, क्योंकि उसमें मेटल उतना ज़्यादा यूज़ किया गया होगा। बट ऐसा कुछ ज़रूरी भी नहीं है, ओके। आपको चेक करना है उसका मटेरियल और बाकी सब चीज़ों से, ठीक है। तो ये आप डिवाइस को उठा करके देख करके ऐसे ही चेक कर पाओगे, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, या मैं कुछ आपको खास इसके लिए बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल्ड लैपटॉप के लिए मैटर करता है, सीपीयू और मॉनिटर के लिए भी मैटर करता है, बट इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि सीपीयू आपका और जो मॉनिटर है आपका, यानी कि कंप्यूटर डेस्कटॉप है, वो आपको एक जगह रख करके चलाना है, आपको इधर उधर उसको नहीं ले जाना, तो उसमें इतना कुछ आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपका मॉनिटर ऑफकोर्स प्लास्टिक का ही आएगा भाई पीछे से, आप डिज़ाइन बस अलग अलग ले सकते हो, छोटा बड़ा साइज़ मैंने आपको बताया था ले सकते हो। और सीपीयू जो आपका है भाई, वो एक एल्युमिनियम टीन के केस में ही आएगा, टीन का केस होता है जनरली उसका, तो वो उसके केस में आएगा बना हुआ। तो कैबिनेट उसका ऐसा रहेगा, सो उसमें आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें नहीं मिलेगी। हाँ, ओवरऑल बिल्ड होती है, आप अच्छे कैबिनेट अच्छे केसेस भी ले सकते हो, बट बात वही है कि सीपीयू एक जगह रख करके यूज़ होना है, मॉनिटर एक जगह रख करके यूज़ होना है। हाँ, उसमें आप जो कीबोर्ड और माउस यूज़ करने वाले हैं उनको ज़रूर देख लें, थोड़े अच्छे क्वालिटी के हों। आप डेल के ऊपर जा सकते हो, डेल के काफ़ी अच्छे कीबोर्ड माउस आते हैं, थोड़े कॉस्टली हैं बट आपके सालों साल चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए अब डेस्कटॉप अच्छा रहेगा या लैपटॉप। सो ये एक पर्सनल क्वेश्चन होना चाहिए वैसे तो आप लोगों के लिए, बट जैसे मैंने आपको बताया, लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों ही अच्छे हैं और लगभग लगभग सेम हैं। आपको कौन सा चाहिए ये डिपेंड करता है आपके वर्क पर। अगर देखो आपको एक जगह पर रख करके काम अपना चला सकते हो, आपका काम एक जगह पर रख करके हो सकता है, सो यू कैन गो फॉर डेस्कटॉप। बट अगर आपको ऑफिस में भी ले जाना है, आपको अपने कॉलेज में भी ले जाना है, घर पे भी ले जाना है, तो देन यू शुड गो फॉर लैपटॉप। लैपटॉप तब आपके लिए अच्छा रहेगा, आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। डेस्कटॉप में ये चीज़ें नहीं मिलेगी, डेस्कटॉप एक जगह पे रख करके चलाना है। स्पीड की मैं बात करूँ तो दोनों में
आपको बढ़िया ही मिलेंगी। ड्यूरेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो कंपैरेटिवली डेस्कटॉप को थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेबल माना जाता है, क्योंकि वही रीज़न है, एक जगह रखा रहना है, कुछ ज़्यादा इधर उधर हम इसको रखते नहीं हैं, लैपटॉप को इधर उधर रखते हैं और कई बार लैपटॉप गिर भी जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो लैपटॉप थोड़ा ड्यूरेबल इतना नहीं माना जाता है। अब इवन खैर अच्छे आने लग गए हैं लैपटॉप्स भी बहुत, तो ये कह सकते हैं आप कितने केयरफुली रखते हैं आपकी दोनों चीज़ों को, वो डिपेंड करता है। बट ये लैपटॉप डेस्कटॉप पे से आपको कौन सा लेना है मैंने बता दिया। अगर देखिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपको अपने कॉलेज में ले जाना है, आपको अपने इंस्टीट्यूशन पे ले जाना है लैपटॉप, आपको अपने घर पे भी रखना है, तो लैपटॉप ही रहेगा आपके लिए ऑप्शन। बट अगर आप एक ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहाँ पे आपको ऑलरेडी लैपटॉप या कंप्यूटर दिया जा रहा है, आपको घर पे आकर के थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो आप डेस्कटॉप यूज़ कर सकते हैं। या फिर स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी डेस्कटॉप अच्छा रहेगा, क्योंकि स्कूल्स में मुझे नहीं लगता लैपटॉप्स और बाकी डिवाइसेस को लाने की परमिशन है। तो स्कूल्स में आप डेस्कटॉप, स्कूल बच्चे के लिए डेस्कटॉप बेटर रहेगा। प्राइस की बात करूँ तो हाँ, प्राइस में भी दोनों के फ़र्क है। आपको डेस्कटॉप थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं, लैपटॉप थोड़े महंगे पड़ते हैं, तो ये भी चीज़ आपको कंसिडर करनी है। आप अगर खुद से एक डेस्कटॉप बिल्ड करवाते हैं तो वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा और लैपटॉप में ही आपको थोड़ा महंगा पड़ता है। मुझे आपको यही सब चीज़ें बतानी थी। थैंक यू सो मच। कुछ भी अगर आपको पूछना है अब हम लाइव हो जाएंगे थोड़ी देर में, उसके बाद आप पूछ लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया उसी हिसाब से हम देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।